और शाम के 5 बज चुके हैं और दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर से हाजिर है और आज बात करेंगे कि किस तरीके से प्रदेश के हालात हैं, चाहे वो झारखंड की बात करें या फिर बिहार की। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है, ऐसे में सबसे पहले बात बिहार में वैक्सीनेशन को लेकर के ही आज करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के विपक्ष जो है यानी कि सत्तासीन जो पार्टियां हैं वो हमला कर रहे थे, और ऐसे में आखिरकार दबाव कह सकते हैं या फिर सूझबूझ, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने, जो कि बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने अब वैक्सीन ले लिया है। खबर यह भी आ रही है कि उन्होंने जो वैक्सीन लिया है वो वैक्सीन स्पुतनिक था, जिसकी तलाश और जिसकी उम्मीद लाखों लोग लगा करके बैठे हैं, जिसकी अगर सफलता की बात की जाए तो सबसे अधिक सफलता स्पुतनिक की मानी जा रही है। और अब ऐसे में दोनों भाइयों ने स्पुतनिक वैक्सीन ली है, जो कि रसिया की वैक्सीन है। अब इस पूरे बातों को लेकर के साफ तौर पर कि किस तरीके के हालात है, इस पर अपने सहयोगियों से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आखिर में नेता प्रतिपक्ष ने जब वैक्सीन ले लिया उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोगों ने टीका लिया। वैक्सीन तो वैक्सीन है, सभी कोरोना से लड़ने का वैक्सीन है। और बहुत पॉलिटिक्स भी हो रही थी इस मामले पर कि तेजस्वी यादव कब टीका लेंगे। बहुत लोग बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए, उनका अपना काम है। कौन सा टीका लगवाया आपने? कई टीके यहाँ पर हैं, स्पुतनिक है, हम लोगों ने स्पुतनिक लगाया। तो जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को आपने सुना कि किस तरीके के उन्होंने वैक्सीन लिया है, और उसके बाद अब ये बातें सामने आ रही है, और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा जुड़ेंगी और पूजा बताएंगी कि क्या कुछ आज जो नेता प्रतिपक्ष ने वैक्सीन लिया है उसके बाद की बातें हुई हैं। पूजा, आज नेता प्रतिपक्ष ने आखिरकार वैक्सीन ले ही लिया। बिल्कुल निर्भय, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फाइनली सियासत जिस तरीके से लगातार उनके वैक्सीनेशन को लेने को लेकर के चल रही थी, और बीते दिनों जिस तरीके से उन्होंने ये बयान भी दिया था कि अभी उनका नंबर नहीं आया है, और हालांकि इसके बाद जब सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी शुरू हो गई और कई ऐसे बयान जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से आई, जिसके बाद से लगता है तेजस्वी यादव पर दबाव बना है। और इसके बाद आज तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों गए हैं और दोनों ने वैक्सीन लगवाया है, वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी जैसे हमने आपको सुनाया कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने का। साथ ही साथ उन पर जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष हमला बोल रही थी वैक्सीन लगवाने को लेकर के, उन्होंने ये कहा है कि वो इतने अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हैं, और इस सवाल से पलड़ा भी उन्होंने झाड़ दिया है। तो हम कह सकते हैं कि दबाव जरूर बना तेजस्वी यादव पर, और कहे कि आरजेडी पर, और कहे कि उनके परिवार पर, तब जाकर उन्होंने वैक्सीन लगवाया है। और आज वो दिन था जहां दोनों भाइयों ने स्पुतनिक का पहला डोज लिया, और जिस तरीके से सियासत लगातार तेज हो रही थी उस पर एक पूर्ण विराम लगा दिया है। बिल्कुल, उस पर एक पूर्ण विराम लग गया है, लेकिन इस पूर्ण विराम को लेकर के देखें या फिर अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो अपनी सहयोगी शर्मिला से भी एक बार चाहेंगे कि जरा सा इस पर राजनीतिक दृष्टिकोण की क्या कुछ है, क्या बीजेपी का या फिर जिस तरीके से जो सत्तासीन पार्टियां हैं वो दबाव बना रही थी, ये उन्हीं का दबाव है या फिर इशारे कहीं और थे। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार निर्भय सियासत चल रही थी, तेजस्वी यादव या फिर तेज प्रताप यादव ने वैक्सीनेशन नहीं लिया था। हालांकि अगर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की बात करें तो उन्होंने वैक्सीन लगवाया था, और लालू यादव माफ कीजिएगा, वो वैक्सीन इसलिए नहीं लगवा सकते हैं क्योंकि वो कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, और ऐसे में डॉक्टरों ने अभी उन्हें मना किया है कि अभी आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पहले ही वो वैक्सीन लगवा चुकी हैं, और ऐसे में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जो कि कह सकते विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष ने ही वैक्सीन नहीं लगवाया। ऐसे में सियासत काफी तेज थी, और एक दिन पहले ही बीजेपी के प्रवक्ता ने उन पर जोरदार हमला बोला था, उन पर उन्होंने तंज कसा था कि तेजस्वी यादव आखिर क्यों नहीं वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, और इस पर तेजस्वी यादव ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी अगर अभद्र टिप्पणी करती है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, मैं लूंगा। 18 से 44 वर्ष के उम्र के जो लोग हैं जब वो टीका लेंगे तो मैं भी अवश्य लूंगा। उन्होंने इस बात से कहीं इनकार नहीं किया कि वो वैक्सीन नहीं लेंगे। अब जब उन्होंने वैक्सीन ले ली है, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी ली है, तो उन्होंने स्पुतनिक ली है।
है। और स्पुतनिक लेने के बाद भी अब राजनीति जो सरगर्मियां हैं वो फिर से एक बार तेज हो गई है कि तेजस्वी यादव ने स्पुतनिक ही क्यों लिया, जो कि रशिया में बनी हुई है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन क्यों नहीं लिया। और इस पर भी तेजस्वी यादव के जो आरजेडी का जो ट्विटर अकाउंट है वहां से जवाब आया है। ये लिखा गया है कि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि रशियन उन्होंने वैक्सीन क्यों ली, तो उन्होंने साफ किया है कि जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड भी एस्ट्राजेनेका कंपनी ने बनाई है और मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इंडिया में हुई है। तो इसको लेकर उन्होंने तंज कसा है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जो लगातार ये सियासत कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने रशियन जो वैक्सीन है वो क्यों ली। तो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने वैक्सीनेशन तो ले ली है निर्भय, लेकिन इस पर भी अब सियासत तेज हो गई है कि आखिर उन्होंने रशियन वैक्सीनेशन ही क्यों ली। क्या उन्हें भारत की वैक्सीन पर भरोसा नहीं था? लेकिन तेजस्वी यादव के जितने भी समर्थक या फिर आरजेडी की बात कर ले तो आरजेडी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये चीज़ें लिखी हैं कि जो रशियन है वैक्सीन की बात हो रही है, तो कोविशील्ड भी इंडिया में नहीं बनी है, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुई है। और अब देखना ये है कि ये बातें तो कही जा रही हैं कि इंडिया में नहीं बनी है, लेकिन उन सब के बावजूद भी बेहतर है, जो भी वैक्सीन लेना जरूरी है। लेकिन जब इस बातों को लेकर के उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है। बिल्कुल इनकार तो किया है निर्भय। लगातार जब से उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है तब से ही सियासत तेज हो गई है। सियासत तेज हो गई है कि आखिर उन्होंने ये ही वैक्सीन क्यों ली। क्या तेजस्वी यादव लोगों को बरगला रहे हैं या लोगों को गुमराह कर रहे हैं रशियन, क्योंकि स्पुतनिक अभी बाजार में आम लोगों के लिए भी अभी कह सकते हैं कि अवेलेबल नहीं है, या फिर बहुत जैसे कि कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन मिल जा रही है लोगों को बहुत ही आसानी से, वैसे नहीं मिल रही है। तो इस पर भी सियासत तेज हो गई कि आखिर तेजस्वी यादव ने स्पुतनिक ही क्यों लिया, कोविशील्ड क्यों नहीं लिया, क्या वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी वैक्सीन है, सभी वैक्सीन आपके लिए एक हथियार है, आप कोई भी वैक्सीन लगवाइएगा। कोई भी वैक्सीन जो है वो आपके लिए हथियार है और बजाते इसको लगाना सबके लिए जरूरी है। और चाहे राजनीति हो या फिर सूझबूझ नेता प्रतिपक्ष की, वैक्सीन लगाना सबके लिए जरूरी है और उन्होंने भी अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया है। लेकिन ऐसे में वैक्सीनेशन की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो कहीं धीमी पड़ रही है तो कहीं तेज भी हो रही है। हालांकि इन सब के बावजूद भी वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो एक ऐसा जगह है जहां पर वैक्सीन की कमियां दिख रही हैं। और ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़ेंगे और निषेध लगातार वैक्सीनेशन जो हो रहे हैं उस पर वो खबरों को कर रहे हैं। और ऐसे में जो हमारे संपादक माफ कीजिएगा जो हमारे संवाददाता हैं ये लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है। बिल्कुल वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है और इसके साथ ही जो सरकार का टीकाकरण का महाअभियान चला था उस पर भी ग्रहण लग चुका है। दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों को टीका देने की जो बात सरकार ने कही है उस पर अब ग्रहण लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कंपनियों को ऑर्डर दिया गया था वहाँ से बिहार में वैक्सीन नहीं पहुँच रही है। लिहाजा बिहार के करीब 11 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे वैक्सीन लगाने की जो कवायद है वो बिल्कुल शून्य है, लोगों को वहाँ पे वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। चाहे राजधानी पटना की बात करें, पटना में भी कई ऐसे केंद्र हैं जहां पे वैक्सीन की शॉर्टेज है और लोग जो वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं उनके चेहरे पे मायूसी देखने को मिल रही है। मायूस होकर उनको लौट जाना पड़ रहा है अपने घर। जा तो रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन वहां पे वैक्सीन उपलब्ध ना होने के कारण उनको वैक्सीन नहीं लग पा रहा है। सेंटरों के हालात ऐसे हैं कि वहां पे ना तो कोई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद है और ना ही स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी मौजूद है ताकि लोगों को जानकारी भी मिल सके। लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे और वहां जाने के बाद उनको पता चल रहा है कि वहां पे टीका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पे कोई स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद नहीं है बताने के लिए कि हाँ यहाँ पे टीका उपलब्ध नहीं है। तो सरकार लगातार दावा तो कर रही है कि जल्द ही वैक्सीनेशन की जो किल्लत है उसको दूर कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी लगातार दावा कर रहे हैं कि कई कंपनियों से हमारी बातचीत चल रही है और लगातार बिहार में वैक्सीन आएगा और जो टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हुई है वो भी दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल, जो टीकाकरण की महाअभियान की शुरुआत हुई है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन खबरें कैमूर से आई है जहां पर वैक्सीन नहीं होने से लगभग 15 दिनों से वहां पर टीका नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में पूरे जिले में लगभग 25 ऐसे केंद्र बनाए गए थे, लेकिन उन सबके बावजूद भी टीका नहीं होने के कारण वहां पर रफ्तार जो है वो पूरी तरीके से बंद पड़ गई है। धीमी ही नहीं कह सकते उसको, बल्कि बंद पड़ गई है। और ऐसे में वहां के लोग जो टीका लेने पहुंचते तो थे सेंटर पर, लेकिन उसके बाद निराशा उन्हें हाथ लगती थी और वापस आना पड़ा है। हालांकि वहां के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अब इसकी जानकारी विभाग को दे दी गई है और जैसे ही वैक्सीन आएगा टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन टीकाकरण को लेकर के अगर बात झारखंड में की जाए
तो झारखंड के एक ऐसी जगह पर जहां की तस्वीरें जब आई तो गांव के लोगों ने पहले वहां सरकार की जो सुविधाएं हैं वो वहां से नदारद थी, और उसके बाद जब वहां स्वास्थ्य महकमा पहुंचता है तो लोगों की सूझबूझ देखिए। वहां एक पौराणिक परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार वहां पर जो लोग हैं वो घंटी बजा करके बजाते, एक लोग जो इकट्ठा होते हैं और उसके बाद बैठक होती है, और बैठक के बाद उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी लोग होंगे वो वैक्सीन लेंगे, और कोरोना का वैक्सीन उन्होंने लिया। ये रिपोर्ट देखिए। गुमला जिले के विशनपुर प्रखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर पहाड़ों में बसे हिसीर गांव में ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से वैक्सीन लेकर पूरे जिले सहित राज्यों के मिसाल बन चुके हैं। गांव में कुल 45 घर हैं, जिनमें महिला पुरुष मिलाकर गांव की आबादी लगभग 250 के आसपास है। गांव के लोग अधिकतर निरक्षर हैं, लेकिन बावजूद भी गांव के लोग कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। हालांकि यहां के लोगों को सरकार से नाराजगी है, क्योंकि गांव तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। ग्रामीण अपने मेहनत के बलबूते गांव तक जाने के लिए पगडंडी रास्ता बनाए हुए हैं, क्योंकि सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण शहर तक पहुंचने के लिए पगडंडी पर कोई वाहन नहीं दौड़ती। नतीजा, मरीज को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। और तो और कई मूलभूत सुविधाओं से महरूम है ये गांव। ना ही बिजली है और ना ही पेयजल की सुविधा। इसके बावजूद ग्रामीणों की वैक्सीन लगवाने की इस पहल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वहीं इस गांव के लोगों ने पहले जहां अफवाह के कारण स्वास्थ्य कर्मियों को गांव में घुसने से मनाही कर दी थी, हालांकि गांव में अब लोगों ने ग्रामीण सामूहिक रूप से बैठक कर वैक्सीन लेकर अन्य लोगों के लिए प्रेरणा देने का काम शुरू किया है। वहीं इस गांव की एक बेहतर प्रथा है। दरअसल गांव के ग्रामीण पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार गांव में घंटा बजाकर एकत्र होते हैं और ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में सभी निर्णय लिए जाते हैं। गांव में छोटे बड़ी हर समस्या का समाधान अखाड़ा में ग्रामीण बैठकर करते हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम हिसर गांव पहुंची तो ग्रामीण घंटों की आवाज सुनकर एक जगह एकत्रित हो गए। बैठक हुई और फैसला लिया गया कि गांव के लिए सभी वैक्सीन लेंगे, और गांव के कुल 44 लोगों ने वैक्सीन भी लगवाया। साथ ही ग्रामीणों ने लोगों से अपील भी की कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कोरोना का टीका जरूर लें। ये वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में मई के प्रथम और द्वितीय चरण सप्ताह में थोड़ा लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति थी। यह सभी जगहों पे था, ऑलमोस्ट सभी प्रखंडों में, लेकिन निरंतर प्रयास करके इसे दूर किया गया है। लोग जागरूक हो गए हैं और इसका महत्व को समझ रहे हैं, और लोग वैक्सीनेशन काफ़ी करा रहे हैं। एक एक दिन में 9,000 10,000 लोगों ने हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कराया है। तो देखा आपने किस तरीके से गुमला के जो लोग थे, हालांकि ये लोग शिक्षित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई और अब एक मिसाल पेश कर रहे हैं। हालत ऐसे है कि जो लोग पहले बहिष्कार कर रहे थे वो लोग अब इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये सरकार की उस योजनाओं से जिससे वो महरूम है उसको लेकर के सरकार से ये खुश नहीं है। चलिए बढ़ेंगे आगे, और अब बात लोक जनशक्ति पार्टी की यानी लोजपा की। और ऐसे में अभी भी अंतर कलह जो है वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पटना में अब चिराग गुट जो है वो सक्रिय हो गया है। और इस खबर पर पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है अभिषेक, वो जुड़ेंगे। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट लग रहा है, वो रणनीतियां जो बन रही है उसमें कितना खेल चल रहा है? जी देखिए, रणनीति बन रही है आशीर्वाद यात्रा को लेकर, और आज सुबह एक खबर हमने दिखाई थी, अपने दर्शकों को बताया था कि कल एक बैठक हुई थी, उसमें प्रस्ताव पास हुआ है चाचा के खेल को चाचा की तस्वीर से खराब करने की रणनीति है चिराग पासवान की। दरअसल एक चाचा जिन्होंने पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने चिराग पासवान को लेकर एक खेल किया, रातों रात चिराग पासवान को झटका दिया, और चिराग पासवान उस पूरा घटनाक्रम रहा है उससे आप जानते हैं। चिराग पासवान अब आशीर्वाद यात्रा पर निकलने वाले हैं 5 तारीख से, 5 जुलाई से।
तो चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को लेकर जो बैनर और पोस्टिंग होर्डिंग लगाए जाएंगे उसमें उनके दूसरे चाचा स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की तस्वीर होगी। ये खबर हमने सुबह बताई थी। उसके बाद पटना में आज उनके घर पर प्रवक्ताओं की बैठक हुई, बड़े नेताओं की बैठक हुई है और उसमें जब हमने वहां पहुंचे नेताओं से, अशरफ अंसारी जो चिराग के बहुत करीबी नेता हैं, उनसे इस सवाल को पूछा तो उन्होंने हमारी खबर पर मुहर लगाई, कन्फर्म किया कि हाँ बिल्कुल रामचंद्र पासवान की तस्वीर होगी क्योंकि वो दलित सेना के अध्यक्ष रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही तस्वीर है। चिराग पासवान का पटना वाला जो घर है वो पार्टी का अस्थायी दफ्तर इसलिए हो गया है क्योंकि पशुपति कुमार पारस गुट के लोगों का कब्जा है, लोक जनशक्ति पार्टी का जो कार्यालय है एयरपोर्ट के पास, इसलिए चिराग के घर पर बैठकें हो रही हैं। पार्टी के ज्यादातर नेताओं का जुटान हो रहा है और पार्टी के बड़े नेता पटना हाजीपुर आना जाना कर रहे हैं। हाजीपुर में तैयारियां चल रही हैं, पटना में तैयारियां चल रही हैं, रणनीति पटना में बन रही है, हाजीपुर में उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हाजीपुर और पटना आना जाना लगा हुआ है चिराग गुट के नेताओं का। चिराग के घर पर हलचल बढ़ी हुई है। चिराग पासवान का पटना स्थित जो घर है वहां पर गहमा गहमी लगातार तेज है। आमतौर पर वहां माहौल शांति होता है, लेकिन जब भी आप वहां जाएंगे वहां चिराग गुट के नेता आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर यही है, आशीर्वाद यात्रा को लेकर रणनीति बन रही है। वैसे चिराग पासवान को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही है। एक बड़ी खबर यह भी है कि चिराग पासवान शायद कुछ बड़ा करना चाहते हैं और चाचा पशुपति कुमार पारस को निपटाने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जो हम सब के लिए हैरान करने वाला हो सकता है। बिल्कुल, तो जो बड़ा फैसला होगा वो चिराग ले सकते हैं क्योंकि चाचा के बीच की उनकी लड़ाई जो है वो अब चाचा के माध्यम से ही खत्म की जाएगी। ये तस्वीरें बताएंगी और ये जब तस्वीरें 5 तारीख को सज धज के तैयार हो जाएंगी तो शायद देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और अभी हमारे पास बात करने के लिए कई और मुद्दे हैं, लेकिन उससे पहले बात जरा सा चुनाव को लेकर के। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के अब स्थितियां धीरे धीरे साफ हो रही हैं क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के जो बातें चल रही हैं, कभी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, चुनाव आयोग के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि साफ तौर पर जो लोगों का कहना है, चुनाव आयोग ने नहीं बल्कि लोगों का कहना है कि अब तक तारीखों का ऐलान हो गया है। बिल्कुल, एक बार फिर से उन सारी बातों पर विराम लगाता है डीटीवी भारत क्योंकि अब तक चुनाव आयोग ने किसी भी तरीके के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है और जो तस्वीरें वायरल हो रही थी इसकी सत्यता की पुष्टि के लिए आज हमारी टीम ने राज्य निर्वाचन आयोग का दौरा किया। तो वहां पर खुद जो वहां के सचिव हैं यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के जो सचिव हैं योगेंद्र राम, उन्होंने बातें को सिरे से खारिज कर दिया और एक बातें उन्होंने कही है, वो ये कही है कि अब जो चुनाव होने हैं वो चुनाव अक्टूबर के पहले सप्ताह तक खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक दूसरी बात कही, उन्होंने ये कहा कि इस बार जो चुनाव होना है वो बैलेट और ईवीएम दोनों के माध्यम से होगा, अगर ईवीएम की कमियां हुई तो। क्या कुछ कहा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने, आइए सुनते हैं। ये है कि ईवीएम अगर उपलब्ध हो पाएगा तो हम लोग 6 पद पर ईवीएम से चुनाव कराएंगे, लेकिन लग रहा है कि ईवीएम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में ग्राम कचहरी का जो 2 पद है, सरपंच और पंच, तो वैकल्पिक तौर पर बैलेट पेपर के माध्यम से भी चुनाव कराने पर विचार कर रही है। तो बिल्कुल सुना आपने किस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग के जो सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्या कुछ तस्वीरें हैं। ऐसे में हमारे जो सहयोगी है निषेध, उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग का दौरा किया था, वहां पे क्या कुछ बातें हुई, क्योंकि जो भी बातें हुई वो निषेध ने बात किया है। राज्य निर्वाचन आयोग आज गए थे, क्या लगता है चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं, जो निर्वाचन आयोग जो तैयारी कर रहा है उसमें कितनी सत्यता दिख रही है? देखिए, अब निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में लग गई है और कहीं ना कहीं उनका साफ कहना है, जो सचिव थे निर्वाचन आयोग के, उनका कहना है कि अक्टूबर तक जो चुनाव है पंचायत चुनाव उसको संपन्न करा लिया जाएगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पे जो एक फोटो वायरल हो रहा था कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, उस पर भी उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। साफ कहा है कि अभी समय लगेगा तारीखों की घोषणा होने में और जब तारीखों की घोषणा होगी तो उस वक्त आचार संहिता भी लागू कर दिया जाएगा, तो उस वक्त पहले ही पता चल जाएगा सबको। इसके साथ ही अब चुनाव की तैयारियों में लगातार सरकार लग गई है और इस बार बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों ही से चुनाव कराने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है।
ये इसलिए क्योंकि ईवीएम की किल्लत सामने आ रही है। पहले भारत निर्वाचन आयोग ने जो मल्टी ईवीएम थे उनकी मंजूरी नहीं दी थी, मना कर दिया था कि उससे चुनाव नहीं होंगे, और एक बूथ पे 6 मतदान होंगे 6 चरण के, तो उसमें 6 ईवीएम की जरूरत पड़ेगी एक बूथ पे। 6 चरण नहीं बल्कि 6 पोस्ट के लिए मतदान होने हैं जी। उसमें 6 ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, और जो मल्टी ईवीएम था वो एक ही मशीन उस 6 मतदान को करवा सकती थी अकेले। तो कहीं ना कहीं ईवीएम की किल्लत आ रही है, और इस बार जो 2 पद हैं वो बैलेट पेपर के जरिए करवाने की भी बात कही गई है। वो 2 पद ग्राम कचहरी के 2 पद हैं, इसमें सरपंच और पंच, इन दोनों का जो चुनाव होना है वो चुनाव आयोग का कहना है कि बैलेट पेपर के जरिए करा सकते हैं, क्योंकि ईवीएम की किल्लत आ रही है। बिल्कुल, तो ये हालात हैं फिलहाल, लेकिन तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां से ईवीएम लाया जाएगा और उसके बाद चुनाव कराया जाएगा। हालांकि चुनाव के पहले जो जितनी भी तैयारी है वो सब राज्य निर्वाचन आयोग अंदर खाने से कर रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद जब चुनाव स्थगित हुआ था उसके बाद मानसून की मार, और अब मानसून के आने के साथ ही जब इस वक्त अंदर खाने से जो भी तैयारी हो सकती है वो सब राज्य निर्वाचन आयोग कर लेना चाहता है और उसकी तैयारियों में जुटा हुआ। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात कोरोना संक्रमण को लेकर के कर ही लेते हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यह कहा था कि जो भी मृतक हैं उनके परिजनों को जो मुआवजा राशि है वो देने में वो असक्षम है, लेकिन उसके बाद अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो हैं अरुण अधूरा सर, क्या लगता है ये जो कोर्ट के फैसले हैं और जो राज्य केंद्र सरकार जो है कितनी समानता दिख रही है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर फैसला सुनाया। अभी तक सुनवाई कर रही थी, पक्ष और विपक्ष की बातें सुन रही थी, याचिकाकर्ता की बातें सुन रही थी, उसके बाद सरकार की बातें सुनी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए सीधे तौर पर कहा कि साहब कुछ भी हो आपको मुआवजा देना होगा। एनडीएमए एक्ट के तहत, एनडीएमए एक्ट वो है जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक्ट के तहत आपको मुआवजा देना होगा। ये नियमावली है एक्ट 12 में, और ये कहती है नियमावली कि यदि किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से किसी की मृत्यु होती है, किसी को कोई क्षति होता है, नुकसान होता है, तो उसका मुआवजा वो देना है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समय तय कर दिया है एनडीएमए के अधिकारियों को कि 6 सप्ताह के अंदर आपको ये निर्धारित करना होगा कि राशि कितनी देनी है। राशि पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 4 लाख मुआवजा कम से कम कोरोना से जो मृतक हैं उनके परिजनों को दिया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, राशि आप खुद तय करें कि आप राशि कितना देंगे, क्योंकि सरकार ने 4 लाख राशि देने पर अक्षमता जताई थी, सक्षम नहीं खुद को बताया था कि कोरोना से इतनी मौतें हुई हैं और इस परिस्थिति में 4 लाख मुआवजा देते हैं तो एक बड़ी राशि व्यय होगी, एक बड़ी राशि खर्च होगी, जिसे लेकर कई तरह के वाद विवाद भी सामने आए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि राशि आप खुद निर्धारित करें, आप कितना देंगे, और वो राशि आपको एनडीएमए एक्ट के तहत देना होगा जो नेसेसरी है, ये संवैधानिक रूल है। एक चीज और, जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने परिजनों को खो दिए, उनके जख्म को मुआवजे के मरहम से नहीं भरा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उन गरीब परिवारों को या जिन्होंने अपने परिजनों को खोए हैं उनके लिए एक सहायता राशि जरूर ये साबित होगा, और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वास्तव में स्वागत के योग्य है। बिल्कुल, ये फैसला स्वागत के योग्य है, और ऐसे में संवैधानिक जो अधिकार होते हैं वो सबके लिए जरूरी है, और खुद कोर्ट ने अब अपनी स्थितियों को समझते हुए ये फैसला दिया है और इस फैसले का हर ओर स्वागत हो रहा है। लेकिन हम बात करते हैं कि देश जो हमारा है वो संवैधानिक आधार पर चलता है, लेकिन क्या किसी को यह अधिकार संविधान ने दिया है कि आप उसकी हत्या कर दें? आप अगर किसी भी तरीके के ऐसे मामले होते हैं उसके लिए बाज़ाब्ते कोर्ट बना हुआ है, प्रशासन बना हुआ है, कानून बना हुआ है, लेकिन कभी कभी ये तस्वीरें भी आती हैं जो सवाल खड़े करती हैं कि आखिर में किसने आपको अधिकार दिया कि एक आरोपी अगर हो तो उसको आप खुद सजा दे दे। ये रिपोर्ट देखिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी फैसला होता है, लेकिन अब ये बातें शायद किताबी हो चुकी है और अब फैसला लोकतंत्र नहीं बल्कि भीड़ तंत्र करती है।
इसकी एक वानगी देखने को मिली बिहार के अररिया में, जहां एक इंसान भीड़ तंत्र के आक्रोश का शिकार हो गया और इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। ये तस्वीरें देखिए, अस्पताल की स्ट्रेचर पर पड़ा ये एक शख्स शव है, जो कुछ देर पहले जिंदा जीता जागता इंसान था, लेकिन भीड़ तंत्र के फैसले ने कुछ देर की क्रूरता के बाद ही इसे शव में तब्दील कर दिया। ये तस्वीर है अररिया के जोकीहाट थाना क्षेत्र की, जहां चकई गांव में भीड़ ने कथित एक चोर की पीट कर हत्या कर दी। ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह इस शख्स के साथ बर्बरता की गई। पहले इसके हाथ पैर बांधे गए और फिर भीड़ ने पीट कर इसे अधमरा कर दिया, जिसकी स्थिति गंभीर होते देख कुछ ग्रामीणों ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और घायल शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक युवक शोएब के पिता का कहना है कि गांव में सड़क बनाने को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था, इसी वजह से गांव वालों ने घटना को अंजाम दिया है। जबकि मृतक के पिता का यह भी कहना है कि शोएब गांव में दूध लाने गया हुआ था। गांव के चौकीदार ने बताया कि जिस गांव में घटना घटी उसी गांव के लोगों ने शव को जोकीहाट रेफरल अस्पताल पहुंचाया। इस पूरे मामले में एसडीपीओ ने बताया कि यह चोरी करने गया था, उसी में घटना को अंजाम दिया गया। एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों से संपर्क किया गया है। कानून को अपने हाथ में लेने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जब पहुंचे हॉस्पिटल तो वहाँ पे देखें कि 2-3 लड़का बाइक से आया, 2 मोटरसाइकिल था, एक में 2 आदमी था, एक में 1 आदमी था। तो 2 चले गया तो बोला कि हम थाना से आ रहे हैं, कह के बड़ा हो गया और एक लड़का बैठा था। पिता शोएब नाम का ये लड़का था जो कि हुसैल गाँव का रहने वाला था और रात्रि में यह जो है चकई गाँव में रुपेश और नितेश यादव के घर में घुसा था चोरी करने के लिए। इन लोगों का कहना है कि पहले भी इसके घर से ये चोरी हुआ है जिसमें इसकी भूमिका थी और इसको ये लोग रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़े थे। ये तो भीड़ तंत्र के फैसले की खबर थी, लेकिन अगली रिपोर्ट भी अररिया से ही है, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक और मार्मिक है। जहां कत्ल नहीं हुआ है बल्कि बेरहमी से कत्ल हुआ है, जहां एक भतीजे ने अपने ही चाचा पर कुदाल से हमला कर दिया। जिस शख्स पर हमला किया गया उसका एक पैर खुद ही कब्र में है, जो 80 साल के बुजुर्ग हैं और उन पर कुदाल से जानलेवा हमला करना, वो भी अपने ही भतीजे के द्वारा समाज की मानसिकता पर सवाल खड़ा करता है। वो जमीन के लेकर के, रास्ते की जमीन था, उसमें वो घर बनाना चाहता था। इसके 2 दिन से इसके लिए झगड़ा कर रहा था। रात में पंचायत भी हुआ, सब तरह से हम लोग पंचायत भी मान गए। उसके बाद सुबह में बोलता है कि ना हम कुछ नहीं मानेंगे, हम समूचा रास्ते को धर के बनाएंगे। राजन गुप्ता, दीपक गुप्ता और सुरेंद्र गुप्ता, 3 आदमी कुदाल ले आया, 2 आदमी कुदाल ले करने लगा और इसको मारने लगा। सवाल यह भी है कि इस लोकतंत्र में न्याय करने का अधिकार न्यायालय को है, तो फिर भीड़ तंत्र को खुलेआम न्याय करने का अधिकार आखिर किसने दे दिया? जिस शख्स को मॉब लिंचिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया वो चोर था या नहीं, इसका फैसला न्यायालय में होता है और उसे सजा मिलती, लेकिन भीड़ द्वारा दिया गया न्याय कितना न्याय संगत है? डीटीवी भारत के लिए अररिया से अरुण कुमार की रिपोर्ट। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गरीबों को मिल रहा चावल